stoichiometry and stoichiometric calculations. ठीक है, the word stoichiometry is derived from two Greek words stoichion meaning, ठीक है बेटा, meaning elements and metron means measure. ठीक है, stoichion मतलब element and metron मतलब बेटा measure. Stoichiometry thus deals with the calculation of masses, sometimes volume also, of the reactants and the products involved in a chemical reaction. ठीक है, तो क्या बोला गया बेटा, of the reactants and the products involved in a chemical reaction. Before understanding how to calculate the amounts of reactants required or the products produced in a chemical reaction, let us study what information is available from a balanced chemical equation. ठीक है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्लियर? तो मैं आपको बता दूं बेटा कि स्टोइशियोमेट्री में हम एक रिएक्शन का स्टडी करते हैं जिसमें कि हम लोग रिएक्टेंट हमारे पास कितने अमाउंट में था, कितने अमाउंट में हमारे पास आपका प्रोडक्ट निकल के आया, जो कि हम कल ही इतना कुछ कर रहे थे ना, है कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली वो पीडीएफ डिलीट हो गया, ठीक है? तो वो जो आपने कल किया था ना बेटा कि मैंने इतने से इतने को रिएक्ट करवाया तो इतने से इतना निकला, तो इतने से कितना निकलेगा, वो स्टोइशियोमेट्री ही था, ठीक है? तो ईजी था कि हार्ड था? इजी था। तो बेसिकली वही स्टोइशियोमेट्री पे यही कहा ना कि टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड और द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। सिंपल, कितना रिएक्टेंट रिक्वायरमेंट है, कितना प्रोडक्ट चाहिए, इसको इतने की जरूरत थी तो इसको इतने की कितनी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो उसी टॉपिक के अंदर में आपका एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक आपका निकल के आता है बेटा, जो कि बहुत ही मस्त है, वो है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स, ठीक है? समझ में आया ना? समझ में आया ना? मजा आ जाएगा। नहीं समझ में आया, दिमाग खराब हो जाएगा, 12th में भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना बेटा इसमें, ठीक है, कि आपको इसको बहुत ज्यादा आपको अच्छे से समझना है। नीट और जेई यही बेड़ा पार कराएगा, ठीक है? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है? बट डायरेक्ट कहीं भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल ही है, आपको वो लिमिटिंग रिएजेंट का ही सवाल होगा, बस आपको पढ़ के समझना होगा कि ओके इतने के लिए कितना वॉल्यूम का पानी चाहिए था, तो लिमिटिंग रिएजेंट ही हुआ ना वो। तो इस तरह से आपको ये समझते हुए करना पड़ेगा। चलिए बेटा, तो अब हम यहाँ बात करेंगे बेटा कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या चीज़ें बताता है। देखिए बेटा, सो इक्वेशन ऑफ अ गिवन रिएक्शन, लेट अस कंसीडर द कंबशन ऑफ मीथेन। आपने मीथेन के कंबशन की बात करी। A balance equation for this reaction is as given below. तो आप देख सकते हो एक balance equation for this reaction is as given below, that is CH4 plus 2O2 ने दिया हमको CO2 plus 2H2O, CO2 plus 2H2O, ठीक है? और आप देख सकते हो here methane and dioxygen are called reactants and carbon dioxide and water are called products. क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? रिएक्टेंट्स बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, नोट दैट ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर गैसेस इन द अबव रिएक्शन एंड दिस हैज बीन इंडिकेटेड बाय लेटर जी इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू इट्स फॉर्मूला, ठीक है? उसके फॉर्मूला के बगल में लिखा है ना, देखिए जी वगैरह एस वगैरह, लिक्विड के बगल में आपका एल लिखा होगा, सॉलिड के बगल में आपका एस लिखा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको जो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलता है बेटा वो ये मिलता है कि इसकी जो फिजिकल फॉर्म है वो क्या है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है। तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये पता चलता है, मतलब कि अब आप जितने भी रिएक्शन देखने वाले हो क्लास 11 में या 12 में या आपके फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, मास्टर्स, पीएचडी, ये रहेगा, ठीक है? आपका अब ये रहेगा ही रहेगा जी एस। वैसे मैं बहुत आलसी हूँ तो मैं नहीं लिखता ये सब, ठीक है? हाँ, आपको मैं ये तभी लिख के दिखाऊंगा जब इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा हूँ, ठीक है? कि इक्विलिब्रियम करते वक्त हमको थोड़ा फॉर्म वगैरह लिख के दिखाना पड़ता है। हाँ, आपका ये होमोजीनियस रिएक्शन या फिर होमोजाइगस रिएक्शन, कुछ अभी बच्चे बोलते हैं ना, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, एग्जैक्टली, है नहीं? तो ऐसे कंडीशन में आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो कि आपका होमो फॉर्म में चल रहा है, ठीक है बेटा? तो आप समझेंगे बेटा वहाँ पे सारे के सारे जो रिएक्शन है बेटा वो सेम ही स्टेट में है, मतलब गैस में है तो गैस ही निकला, ठीक है? और अगर हेटेरो फॉर्म में है तो बेटा गैस था सॉलिड बन गया या सॉलिड था गैस बन गया, इस तरह से, ठीक है? तो ये सारी चीजें तब लिखी जाएंगी, तब बताई जाएगी, तब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्या पता चला बेटा, आपको स्टेट का पता चलता है। दूसरा, द कॉफिशिएंट 2 फॉर O2, H2O के लिए आपका H2O के लिए भी आपका 2 लगा हुआ है, इसके लिए 2 लगा है, तो इसका मतलब ये कॉल्ड द स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। Similarly, the coefficient of CH4 and CO2 is 1 in each case. They represent the number of molecules. बट मैं molecules नहीं बोलूंगा, ठीक है? मैं कहूंगा they represent the number of moles. Exactly, ये moles को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं बेटा?
मोल्स को, मैं बार बार कहूंगा, किसको डिफाइन करेंगे बेटा? मोल्स को। इन्होंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बोला है, तो बहुत ही लेस नंबर ऑफ टाइम में ये मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करते हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम में किसको डिफाइन करते हैं बेटा? मोल्स को डिफाइन करते हैं। टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन और फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ठीक है, कि कितने ने पार्टिसिपेट किया, कितने का फॉर्मेशन हुआ, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जब आपने ये रिएक्शन पढ़ा, तो इस रिएक्शन को पढ़ने के बाद आप ये लिख सकते हो कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। तो आप क्लियरली देख सकते हो, इसको फिर से आप पढ़िए बेटा, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। तो आपका ये इस तरह से बन जाता है। मैं यहाँ पे इसको पढ़ के ये चीज बोल रहा हूं, ठीक है, तो प्लीज आप इस बारे में थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, यहां पे आगे क्या बोला गया है, इसको फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो ये कंडीशन आपका यहां पे बन के आएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी रहेगी। तो मैं फिर से बता दूं बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। बात आ रही समझ में? बात क्लियर हो रही है क्या? यही आपकी कंडीशन है। अब आगे देखिए बेटा, यहां पे क्या बोला गया है, 22.7 लीटर ऑफ CH4 reacts with 45.4 liter of O2 to give 22.7 liter of CO2 and 45.4 liter of H2O। अब बोले ले भाई ये कहां से आ गया, इसका मतलब क्या है? अब बात को समझना, ठीक है बेटा। अगर ये रिएक्शन आपका एसटीपी पे हो रहा है, तो प्लीज इस डेटा को ना बेटा प्लीज अपने कॉपी में ना ऐसी जगह पे लिख लो बेटा कि कहीं भूलो मत आप, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बेटा कि एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनीथिंग ऑलवेज कंटेन्स 22.7 लीटर ऑफ वॉल्यूम। और यहां पे बेटा 2 मोल कितना कंटेन करेगा, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देना, तो इसलिए आपका कितना है बेटा 45.4 लीटर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि एट एसटीपी 1 मोल में कितनी वॉल्यूम होती है बेटा 22.7 लीटर, और 2 मोल में कितना होता है बेटा 45.4 लीटर। इसीलिए आप देख सकते हो बेटा कि CH4 जो था बेटा वो 1 मोल था, तो इसलिए 22.7 लीटर लिया गया है, और आपका जो O2 था बेटा वो 2 लीटर आपका 2 मोल था, इसलिए 45.4 लीटर लिया गया है। तो आप समझ जाओगे बेटा 3 लीटर में कितना, सॉरी 3 मोल में कितना होगा बेटा, इंटू 3 कर देंगे 22.7 को, तो आगे आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है बेटा ना? तो इस तरह से आपका निकलेगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट है बेटा, प्लीज इसको समझना, डर मत जाना अरे भैया कहां से आ गया, इसका मतलब कुछ नहीं है। 1 मोल का मतलब एट एसटीपी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 ATM प्रेशर पे आपका 1 मोल इतना वॉल्यूम कैरी करता है। एनटीपी पे ये बदल जाएगा, बट चिंता मत करो बेटा, आप जनरली जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सवाल जितने भी सॉल्व करोगे बेटा, आपके स्टोइशियोमेट्री में जब भी आप सॉल्व करोगे तो नॉर्मली मैक्सिमम टाइम आपको एसटीपी पे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े बेटा। लास्ट एंड फाइनल फॉर्म, 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 into 32 ग्राम ऑफ O2 टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 into 18 ग्राम ऑफ H2O। हम कल ये लगा रहे थे, मैंने मोल्स नहीं लगाया, मैंने लीटर नहीं लगाया, मतलब मैंने कुछ नहीं लगाया, ठीक है। मैं सिर्फ क्या लगाया बेटा, ये लगाया, मैंने ये सिखाया, क्योंकि हमें आंसर में ये निकाल के दिखाना होता है, ठीक है। हम हमेशा आंसर में ये निकाल के दिखाएंगे, हम ये नहीं निकालेंगे, हम ये निकालेंगे, ठीक है। हमें हमारे क्वेश्चन में हमें ये निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो मतलब कि हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बहुत सारी चीज पता चलती है, स्टेट का पता चलता है, वैल्यूज का पता चलता है कि कौन कितना से किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, और इतने सारे इंफॉर्मेशन को देखने के बाद अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, ठीक है, आप उसके मोल्स निकाल सकते हो, आप उसके मासेस निकाल सकते हो, कितना भी कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट हमारा मेन एम जो होगा कोई भी कभी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने के पीछे यही होगा बेटा कि कितना अमाउंट आपने यूज किया। मोल्स बहुत कम टाइम पूछा जाएगा, वॉल्यूम बहुत कम टाइम पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो फिर आप इसको इस तरह से लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका आ रहा है, क्वेश्चन में यहां पे आपकी जो कंडीशन बन के आ रही है वो क्या आ रही है बेटा। सो फ्रॉम दीज रिलेशनशिप द गिवन डेटा कैन बी इंटर कन्वर्टेड एज फॉलोज। मास मोल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और आपके मोल्स को फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे डेंसिटी जो है बेटा मास ऑफ वॉल्यूम होता है, डेंसिटी का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है वो आपको मैं बताऊंगा आगे, वो हम यूज करने वाले हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा डेंसिटी वाला, और हमें से याद रखना बेटा 3 मास का क्वेश्चन डेंसिटी वाला ही आएगा फर्स्ट ड्यूटी में, आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। तो चलिए बेटा, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहूँगा, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है ये चीज़ पढ़ने के लिए बेटा। और लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर सवाल आपका पक्का आएगा 5 मार्क्स में, ठीक है। आपके इसमें यूटी में, हाफिरलिंग में, आपके
लास्ट एनुअल एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट कंडीशन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट 1.10.1। देखिए बेटा क्या बोला गया, मैनी अ टाइम रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स दैट आर डिफरेंट देन द अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। In such situation, one reactant is in more amount than the amount required by the balanced chemical reaction. The reactant which is present in the least amount, यहाँ पे देखिए बेटा, प्लीज इसको ध्यान रखना बेटा, the reactant which is present in the least amount gets consumed after some time and after that further reaction does not take place whatever be the amount of the reactant, ठीक है। तो hence the reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent, ओके ठीक है। अब मुझे पता है कि आप लोग की इंग्लिश बहुत तगड़ी है बेटा, तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली ये पढ़े वो समझ में नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि रीडिंग का जो गैप है वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही है आपके बीच में, बट फिर भी आप एक बार उसको अगर समझे तो एनसीईआरटी में ये चीज़ तो इतने सरल लैंग्वेज में लिख के इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें क्लियरली बताया गया है एक चीज़ बेटा कि जो भी रिएक्टेंट आपके लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो आपके रिएक्शन को लिमिट कर देगा। क्या कर देगा बेटा? लिमिट कर देगा। वो रिएक्शन को आगे फर्दर होने ही नहीं देगा। और चाहे दूसरा रिएक्टेंट जितने ही ज़्यादा प्रेजेंट हो, अगर एक रिएक्टेंट अगर आपका कम प्रेजेंट है तो उसके खत्म होते ही रिएक्शन अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि रिएक्शन तो दो के बीच में हो रहा था ना, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, अगर मैं कहता हूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो था बेटा वो CO2 फॉर्म करता है, प्लीज बात को समझना, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं यहां पे समझने की कोशिश करना। अब यहां पे हुआ क्या बेटा कि 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ CO2 निकालता है। पर मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि मेरे पास इस कार्बन का जो मोल था बेटा वो 10 मोल था। कितना था बेटा? 10 मोल। और मेरे पास ऑक्सीजन की मोल बेटा सिर्फ 5 मोल थी। तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मेरे पास सिर्फ कितना परसेंट है बेटा? 5 मोल। बात को समझना, दिमाग लगाना बेटा, कहीं और दिमाग मत लगाओ प्लीज, इसको समझना। अगर ये नहीं समझ में आया तुम्हारा मतलब पूरा फर्स्ट चैप्टर खत्म, कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद घर में बैठ जाना, खाना खा के सो जाना, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो, मैं बार बार कह रहा हूं। 1 मोल की जरूरत है तो 10 मोल को कितने की जरूरत है? 10 मोल की ही जरूरत है ना, बट ये कितना परसेंट है? 5। मतलब कितना परसेंट है बेटा? 5। मतलब कि आधा कम है। तो मतलब कि जब ये 5 मोल खत्म हो जाएगा तो इसका 5 मोल तो धरा का धरा रह जाएगा ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन गया? जो आपका कम था। इसके वजह से क्या हो गया बेटा? आपका ये रिएक्शन रुक गया। क्या हो गया बेटा? रुक गया। तो मतलब कि यहां पे कार्बन क्या बन गया? एक्सेस रिएजेंट बन गया। और आपका O2 क्या बन गया? लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। तो रिएक्शन को कंप्लीटली कंट्रोल कौन करेगा? सर जो लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब कि O2 जो है बेटा ये लिमिटिंग होने के कारण सारे रिएक्शन को पूरा कंप्लीटली कंट्रोल यही करेगा, ठीक है ना। सारे रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लिमिटिंग है। तो मतलब कि जब तक O2 है तब तक से रिएक्शन चल रहा है। O2 के खत्म होते रिएक्शन क्या हो गया? खत्म हो गया रिएक्शन। अब चाहे कार्बन जितना ही प्रेजेंट है, अब कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत पढ़ने का मन था, क्लास 10 बहुत मेहनत करके आप मार्क्स लेके आते, बट टाइम तो खत्म हो गया, ठीक है, टाइम तो खत्म। अब कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला ना। चाहे जितने हाथ पैर मार लो, अब है कि नहीं, छटपटा लो, कुछ छाती पीट लो, कुछ होने वाला है क्या? एग्जाम तो लिख दिए, है कि नहीं, लिख दिया ना। तो टाइम क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट था, जो कि मैं आपको सबसे समझाता था। टाइम लगा, पढ़ ले, हुआ नहीं। समझे कि नहीं समझे? अब आप बताइए बेटा क्या डाउट? नहीं बाबू, सेम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है बेटा? ये सेम अमाउंट में होना चाहिए। दोनों मतलब लगभग जितने जितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उतना होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि दोनों ही रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो जाएं और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए, तो 10 मोल्स के लिए कार्बन के 10 मोल की ही, सॉरी ऑक्सीजन की 10 मोल की ही जरूरत थी। तो जब ये दोनों होंगे तभी आपका रिएक्शन दोनों कंप्लीटली कर पाएगा, है कि नहीं? तभी जाके आपका रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा बेटा? कंप्लीटली हो पाएगा। रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कम था। अगर मान लो कि 10 मोल के लिए अगर आप यहां पे 9 मोल भी दे दो बेटा, तब भी कम है, क्योंकि आपका 1 मोल तो फिर भी कम है ना। तो कार्बन का तो फिर भी 1 मोल बच जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या बन जा रहा है बेटा? ऑक्सीजन बन जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको इस तरह से आप जब समझोगे बेटा, तो ही आपको यहाँ पर ये क्लियर आउट हो पाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अदरवाइज ये आपका क्लियर नहीं होगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बेटा कि इसको इसी तरह से समझा जाता है, ठीक है। इसको इसी तरह से समझना है, इसको इसी तरह से आपको परसीव करना है। और प्लीज ये चीज जो है बेटा, मैं बार बार कहूँगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको आइडिया होगा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है।
क्या मतलब क्या बकवास मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं बेटा यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री में आपके अलग अलग रिएक्शन की कंडीशन दे रखे बेटा। इसमें मास परसेंट आता है बेटा, ये आप देख सकते हो बेटा, मास परसेंट, इसको आपने पहले निकाल दिया, मास परसेंट तो अभी निकाला ना आपने, कल की क्लास में परसेंटेज वेट बाई मास निकाला था आपने। मोल फ्रैक्शन आज सीखेंगे, मोलैरिटी अगर हुआ टाइम तो आज सीखेंगे, मोलैलिटी अगर टाइम हुआ तो आज ही सीखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बच्चे नहीं समझ पाते हैं मतलब क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है बेटा, कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेशन, ये दोनों के दोनों क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, इससे यही निकलता है, ठीक है। इसके बारे में टाइम मिला तो आज बात करेंगे, नहीं तो आज लिमिटिंग रिएजेंट पहले खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया। प्लीज आप याद रखिए बेटा कि लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन आपको 110% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद एक सवाल दे दिया जाएगा 3 मार्क्स का। ये देखिए बेटा यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ रखा है बेटा, पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम है, इसको आप मतलब कि यूं सॉल्व कर दोगे। देखो बुक में कितना कंफ्यूजिंग दे रखा है आपको, 1 मोल पता नहीं क्या 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 करके दे रखा है, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये इतना मतलब इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा इसमें करना क्या था, ठीक है, इसमें करना क्या था, आपकी बुक में क्या किया है, अब करना क्या है देखना बेटा। आप अभी मतलब कि इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करके देखिए बेटा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, जो मैंने कल आपको सिखाया, ठीक है। देखिए बेटा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये प्रॉब्लम नंबर 1.3 है, ठीक है। आप देखिए बेटा, मैं इसको ले चलता हूं आपके ब्लैक बोर्ड पे, देखिए बेटा कैसे ये होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है, बहुत सिंपल सा, ठीक है, बहुत सिंपल। देखिए बेटा प्रॉब्लम नंबर 1.3 देखिए बेटा, ठीक है, क्या बोला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। अभी देखिए बेटा यहाँ पे ना बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, ठीक है। मैं आपको क्या समझाता था क्लास 10 में, और देखिए बेटा यहाँ बच्चा के कहाँ फंस जाएगा। क्लास 10 में आप जब आए बेटा तो आपको रिएक्शन लिखना सिखाएगा। क्या लिखना सिखाएगा बेटा, क्लास रिएक्शन लिखना सिखाएगा, ठीक है। आपको अगर क्लास 10 में आके आप रिएक्शन लिखना नहीं सीखे, आपने केमिस्ट्री में सर उतना रिएक्शन था हमें नहीं पता क्या करते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप ही है रिएक्शन लिखना। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है। अब इसको पढ़ के क्या आप रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। आप इस क्लास में देखिए, यहाँ पे इस क्लास में आपके 6 बच्चे बैठे हुए हैं 11 के, ठीक है, जो अभी 10 क्लास पढ़ के आए हैं, अभी साइंस का एग्जाम दिया है, फिर भी आप यहां में से एक ही बच्ची बोल रही है सर मैं रिएक्शन लिख सकती हूं, बाकी किसी को रिएक्शन लिखना नहीं आता। तो आप मुझे बताओ ये गैप अब कहां से भरेगा, इसी को तो गैप बोलते हैं, इसी को तो गैप बोलते हैं बेटा। आप ये रिएक्शन लिख ही नहीं पाओगे, है ना, ये रिएक्शन नहीं लिख पा रहे, सर ये क्या होगा। तो आपको सबसे पहले तो जानना पड़ेगा मीथेन है क्या, क्या बेटा मीथेन क्या है, समझे कि नहीं समझे। मीथेन क्या है बेटा, CH4 आपका मीथेन होता है। क्या किया गया इसका, क्या किया गया बेटा, कंबशन। कंबशन कैसे करते हैं बेटा, O2 देके करता है ना, O2 दिया तो कंबशन हुआ, तो निकलेगा क्या, CO2 प्लस H2O। निकला कि नहीं निकला, निकला ना, तो यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हो कि CH4 प्लस आपने O2 किया तो CO2 प्लस H2O निकला, ठीक है। रिएक्शन लिख पाए कि नहीं पाए। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर बोला है ना, मतलब कि इसको आपने जलाया तो कितना पानी निकला, तो मतलब रिश्ता इसके बीच में है। मैं बार बार कहूंगा बेटा, ठीक है, मैं बार बार कहूंगा, आपको ये सब छोटी छोटी बातें नहीं आती, 11 में नहीं टिकने वाले, ठीक है, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। और क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ये तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था, आगे चलोगे तो और खतरनाक रिएक्शन आएगा, ठीक है ना, और डेंजर रिएक्शन आएंगे। मैं बार बार कहूंगा, ये इसलिए आपको हेड्स अप आपको दिया जा रहा है कि बेटा देख लो 11 में ये होने वाला है। इसको देखने के बाद आपको मैं हर रोज, मैं थर्मोडायनेमिक्स आपको नहीं पढ़ा रहा, बट फिर भी थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो क्यों आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ, ताकि आप उसको खोल के देखो और समझो कि ओके ये भी पढ़ना है हमने, ठीक है, ये भी देखना है हमने, ठीक है। आपका यहाँ पे 1 तीर से 2 निशाने हो जा रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, अगर आप उसको स्टार्टिंग से देखो तो मैं कह रहा हूँ बेटा अगर आप साइंस ले सकते हो ना तो आपको सारी वीडियो समझ में आ जाएगी। आप स्टार्टिंग से एक बार देखने की कोशिश करना, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आज 4th पार्ट डाला गया है, ठीक है। घर में बैठिएगा, नींद आ गई सो गए तो साइंस मत लेना, वीडियो देखते देखते नींद, क्योंकि हर एक वीडियो 1 घंटे की है, ठीक है। तो फिर मत देखिएगा, घर में बोल दीजिएगा मम्मी साइंस नहीं होगा, छोड़ दो मम्मी, है ना, मेरे पीछे मत लगो। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। मैं बार बार कहूंगा आपसे कि चीजों को जितना हो सके अभी एनालाइज कर लो, जितना हो सके, जितना एनालाइजेशन करोगे उतना तुमको समझ में आएगा कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए बेटा आपके पास रिएक्शन है, अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। चलो 16 ग्राम ऑफ मीथेन बाद में देख लेंगे, पहले आपने रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। रिएक्शन आपने लिख दिया तो पहले उसको बैलेंस कर लो। तो आपके पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 पानी निकलेगा, अब 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 निकला। तो आप देख सकते हो बेटा क्या कहोगे आप बेटा यहाँ पे कि सर 1 मोल ऑफ CH4 ने 2 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ CO2 निकाला और 2 मोल ऑफ H2O निकाला। क्या बात है ना। अब इसके मासेस की बात करते हैं बेटा। CH4 की मास कितनी है बेटा, पुष्पजीत बताइए जल्दी। क्या बात है, 16 ग्राम इसका मास है, ठीक है।
और हमें किसके लिए काम करना है बेटा? अभी देखो बेटा 2O2 कितना है बेटा? 2O2 कम ऑन जल्दी, 2O2 कम ऑन, 2O2 32, तो 64 ग्राम आ गया बेटा। क्या बात है। CO2 का क्या होता है बेटा? 44 ग्राम। और H2O कितना है? 18 18 दूनी 36 ग्राम। देख रहे हो बेटा, आपने रिएक्शन लिखा, आपका आंसर सीधा आ गया, क्योंकि आपको निकालना तो वही था ना, 16 ग्राम कितना मीथेन निकालेगा? देखिए 16 ग्राम तो 36 ग्राम ही निकालेगा ना, मतलब इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पे आप बुक में वापस आइए। अगर आप बुक को देखोगे तो आपको यहां पे समझ में आएगा कि इन गधों ने देखो क्या किया हुआ है 36 ग्राम निकालने के लिए, यहां से यहां तक। ओए भाई साहब, देख रहे हो बेटा, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, कहां से कहां तक खत्म करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। अरे मजा आ रहा है इनको, देख रहे हो बेटा। तो इसलिए आप देख सकते हो कि इन्होंने आपके इसी क्वेश्चन को एग्जैक्टली 16 ग्राम में ही निकालना था, और 16 ग्राम का क्या निकला बेटा? 36 ग्राम निकल के आया, जो कि हमने सिर्फ रिएक्शन लिख के समझ लिया बेटा, कि रिएक्शन आपने जब लिखा तो आपको क्लियरली दिख गया बेटा कि 16 ग्राम आपका जो CH4 है वो आपका 36 ग्राम क्या निकालेगा बेटा? पानी निकालेगा। चलो, अब इन्होंने तो ऐसा कर दिया, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अब मुझे बताइए बेटा कि 8 ग्राम आपका CH4 कितना ग्राम वाटर निकालेगा? चलो ये निकाल के बताओ। ये तो देख के सॉल्व होगा बेटा, इसको तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अगर 16 का मैंने आधा 8 कर दिया है तो 36 का भी आधा ही निकलेगा ना, तो कितना निकलेगा बेटा? 18 ग्राम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देख रहे हो बेटा, करने का जरूरत भी नहीं, सीधा देख रहे हो आंसर आ रहा है। देख रहे हो, देख रहे हो कितना सिंपल है स्टोइचियोमेट्री। यही चीज आप जब जाके स्कूल में समझोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका टीचर मोल्स लगाने लग जाएगा, आपका टीचर मोल्स डाल देगा 6.0222 भाई कहां कहां से क्या क्या चीजें उड़ती हुई आएंगी ना, और आपको जो समझा है आपने वो सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना बेटा कि यहां पर एक बात को समझना है कि 16 का 8 किया हमने। चलो एक और सवाल करते हैं आपके लिए। अब मैंने कहा कि 64 ग्राम कितना, ध्यान सुना, ठीक है, कितना CO2 निकालेगा? चलो ये निकालो तो जल्दी, कितना CO2 निकाले? चलो जल्दी करो। तो 64 ग्राम आपका कितना CO2 प्रोड्यूस कर रहा है? मैंने इसकी बात करी है। चलिए तो फटाफट बताइए। 176। चलिए निकालते हैं। तो 16/64 इक्वल्स टू 44/x निकालना था आपने, आपने काटा इसको 4 आ गया, इसको कर दिया x इक्वल्स टू 44 इंटू 4 कर दिया, तो कितना है बेटा? 176 ग्राम ही आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला सवाल करें। अब मैंने ये कहा बेटा कि 64 ग्राम को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, ये निकालो। चलो 64 का, जैसे मान लीजिए 16 को 64 की जरूरत थी ना, तो 64 को कितने की जरूरत होगी? कम ऑन जल्दी, कैसे करोगे? 16/64 इक्वल टू 64/x ही करोगे ना, यही तो होगा, सिंपल। तो आपका क्या आएगा? 4, और तो x इक्वल टू क्या आएगा? 64 इंटू 4, तो आपका 256 ग्राम। देखो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल। चलो 8 ग्राम को कितने की जरूरत है? जल्दी 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 जल्दी, 8 ग्राम को कितने O2 की जरूरत है? कम ऑन जल्दी। हाँ तो उसका आधा ही होगा ना, जैसे 16 का आधा है तो 32 आ गया ना सीधा आंसर। कितना आ गया बेटा? 16/8 कर दिया, तो 64 बाई आप क्या कर दोगे? x कर दोगे, तो ये आपका 2 आया, तो आंसर क्या बनेगा बेटा? 2x इक्वल्स टू 64, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 32 ग्राम। आया कि नहीं आया? देख रहे हो बेटा कितना सिंपल सवाल है, कितना सिंपल। बेटा आप मुझे बताओ, स्टोइचियोमेट्री इतनी इजी है, स्कूल में क्यों इतना हार्ड लगता है ना? क्यों ऐसा हो जाता है? ठीक है, तो समझना आपको यही बेटा कि आपका ना इसका एसेंस समझ लेना कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा सवाल। देखिए स्टोइचियोमेट्री का आपके बुक में एक और सवाल आपको दिया गया है बेटा, ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें आपको मोल्स निकालने के लिए कहा गया है। मोल्स भी आप निकाल सकते हो बेटा, मोल्स निकालने से पहले आप इसका मास निकाल लेना, मास निकालने के बाद फिर मोल्स निकालेगा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर, ठीक है यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर required to produce 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। सेम ही रिएक्शन है, सेम ही रिएक्शन, क्योंकि कंबशन मीथेन का ही हुआ है ना, मीथेन का कंबशन हुआ है और आपको मोल्स निकालने के लिए बोला गया है। तो कैसे करेंगे सर, क्या होगा सर? हमें तो नहीं आता। देखिए बेटा कैसे करना है, तो पहले रिएक्शन लिख लीजिए। आपने मीथेन को क्या कर दिया बेटा? आपने मीथेन को यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? आपने मीथेन को आपने यहाँ पर फॉर्म करवाया है, तो प्लीज देख लीजिएगा बेटा। थोड़ा सा ये लैग कर रहा है इसलिए CH4, ठीक है, CH4 प्लस आपने किया बेटा O2 ने आपको दे दिया CO2 प्लस H2O। अब कहानी किससे जुड़ी है बेटा? CH4 का जुड़ा है बेटा CO2 से। ठीक है, क्योंकि यही बोला ना कि कितना CO2 कितना मोल्स ऑफ मीथेन का जरूरत पड़ने वाला है 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। तो मतलब कि आपको प्रोडक्ट दे दिया, क्या निकालना बेटा? रिएक्टेंट निकालना। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा, आप उसके पहले बैलेंस कर ले। तो बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाता है और यहाँ पे 2 लग जाता है ना, बस बैलेंसिंग तो यही है। अब आप यहाँ पे ये कह रहे हो बेटा कि 16 ग्राम CH4 प्रोड्यूस कर रहा है बेटा 44 ग्राम ऑफ क्या बेटा?
CO2, ये मास तो यही है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अब बोला गया 22 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितने CH4 की जरूरत है, तो पहले तो वो निकालना पड़ेगा। तो इसको हमने x मान लिया, तो क्या करोगे बेटा, 16/x इक्वल्स टू 44/22, काट दिया आपने, 2 आ गया, तो आपका 16/2 इज इक्वल टू x आया। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, कितनी आ रही है बेटा, 8 ग्राम। आया कि नहीं आया, ठीक है, पहुंच गया बेटा 8 ग्राम में। अब बोला क्या है बेटा, आपको मोल्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मोल्स। मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है, देखो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, कल ही बताया था ना, गिवन मास बाई मोलर मास। तो मेरी गिवन मास कितनी निकल के आई बेटा, 8, और मोलर मास क्या होती है बेटा, मीथेन की CH4 का मोलर मास क्या होता है बेटा, 16 होगा ना, तो यहाँ पे 16 से डिवाइड किया तो कितना है बेटा आंसर, 0.5 मोल्स। आया कि नहीं आया, 0.5 आएगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि आपका 1/2 आएगा, 1/2 आपका 0.5 हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, कितना इजी, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं दूसरा कंडीशन कि चलिए मान लीजिए कि आपका जो O2 यहां पे था बेटा, इसका था 64 ग्राम, तो मुझे बताइए 22 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए कितने O2 की जरूरत पड़ेगी, 32 की उसकी आधी की जरूरत पड़ेगी। उसका मोल्स निकालेंगे तो कितना आएगा, कमान कमान जल्दी मोल्स निकालिए फटाफट, करिए करिए करिए, सोचने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर निकालो। O2 का मोल्स निकालना है, O2 का 1 आ रहा है ना, बस हो गया, है कि नहीं, बस इतना ही है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं ना बेटा 11 की केमिस्ट्री पानी पानी हो जाएगी, पानी पानी, बस आपको समझना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है, सारे क्लास में रहना है, ठीक है। तो सारे के सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेगी अगर आप पढ़ोगे तो, बट अगर आप नहीं रहोगे तो फिर हो गया, डूबते हुए रहना है फिर तो समझना बेटा, एक ही डायलॉग काम आते हैं फिर साइंस में, आग का दरिया डूब के जाना है, ठीक है, आग का दरिया है डूब के जाना है। आग का दरिया, ऊपर में तो आग लगी हुई है, स्विमिंग नहीं कर सकते आग में ना, तो डूब के जाना पड़ेगा ना, तो बात वही है, ठीक है, तो समझना पड़ेगा आपको। तो ये 64 है बेटा, इसका y मान लीजिए, तो 64/y मान लिया, तो 44/22 आया, काटा तो ये 2 आया, तो आपका y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 64/2 आएगी, तो ये बनेगी 32 ग्राम, बना कि नहीं बना, y की वैल्यू 32 ग्राम आएगी, ठीक है। चलो y की वैल्यू अगर 32 ग्राम अगर आपकी आई है, अगर ये कंडीशन आपको मिला है, तो आप क्या करेंगे बेटा, इसका मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, गिवन मास मोलर मास, तो 32, ऑक्सीजन का निकालो ना, ऑक्सीजन का O2 का क्या होता है, 32 होता है ना, तो क्या आएगा बेटा 1 मोल्स, ठीक है, तो 1 मोल, मोल बेटा मोल्स नहीं 1 मोल, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका आएगा। तो देख लो बेटा स्टोइचियोमेट्री इतना ही है। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, लिमिटिंग रिएजेंट की बेटा, और लिमिटिंग रिएजेंट जो है बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे, ओह ये रहा आ गया, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। और मैं जो समझाऊंगा आप पहले वो करेंगे, जैसे इंपेरिकल के लिए जो किया ना हमने, फिर हम इनका आंसर देखेंगे, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो पहले हम अपने हिसाब से करेंगे, फिर इनका आंसर देखेंगे इन्होंने क्या किया है। मैं बार बार कहूंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालते वक्त भी आपने मोल्स नहीं निकालना है, मेरी बात मानो बाबू, मोल्स निकाल के कुछ अचीव नहीं होने वाला, ठीक है, मोल्स मत निकालना। आपका जो हमने कल किया वो एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में आपने मोल्स निकालना पड़ता है, ठीक है, बट यहां आपने मोल्स नहीं निकालना। जो ट्रिक बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, उसी तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं बेटा, इस क्वेश्चन में ये देखो मेरा प्रॉब्लम 1.5, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके इस साल क्लास 11 के फाइनल एग्जाम में आया था, यही सेम क्वेश्चन बेटा, ठीक है। और आप ना इस बात को ना लिख के ले जाना, ये हाफ ईयरली में आएगा, नहीं तो आपके फाइनल में आएगा, यही आएगा, एक नंबर भी नहीं बदला होगा, यही आएगा, वो भी 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है ना। और इस साल तो हमने 11 का पेपर जो प्रिडिक्ट किया ना, मैथ्स का और फिजिक्स का, भाई साहब जो प्रिडिक्शन, मैथ्स का पेपर कल करके आए बच्चे, ठीक है, तो 2 बच्चे बोल रहे हैं कि लगभग 80 में 70 आएगा, ठीक है, 2 बच्चे, वो भी 11 के मैथ्स में, इमेजिन कर लो, ठीक है, और बाकी बच्चे बोल रहे सर 50-60 तो आ ही जाएगा, इमेजिन कर लो, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे इतनी खतरनाक प्रेडिक्शन करी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हम लोग जो है बेटा सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं बेटा, पेपर भी लीक कराते, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यही करने के लिए बोला है और कुछ नहीं है, आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए तो स्टार्ट करें, तो चलिए बेटा सबसे पहला कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, 50 kg of N2 and
10 kg of H2 are mixed to produce NH3। अब देखो बेटा, इतना पढ़ के भी अगर आप रिएक्शन नहीं लिख पाओगे ना बेटा, तो फिर वो दूसरा वाला ऑप्शन जो बोला था बेटा, वो नाक डुबाने वाला, वो कर लेना, ठीक है। ध्यान देना बेटा, क्योंकि देखो बेटा, N2 और H2 को मिला के NH3 निकला है ना, तो साहब लिखा ही हुआ है, तो क्या करना है बेटा, आपका रिएक्शन क्या होगा बेटा, रिएक्शन ये होगा ना बेटा, N2 प्लस H2 ने हमको क्या दिया बेटा, NH3 दिया। तो कंडीशन ये है आपके पास, ठीक है, कि N2 प्लस H2 आपका NH3 प्रोड्यूस कर रहा है। बात क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो हमने यहां पे लगा दिया बेटा 2 और यहां पे लगा दिया 3, तो बैलेंस हो गया। तो अब क्लियरली देख सकते हो बेटा कि ये सर मेरा बैलेंस हो चुका है। अब मैं इसके मोल्स पे नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे मोल्स निकालना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसका मास लिख लूंगा। N2 की मास कितनी होती है बेटा, आपकी 14 है, तो 28 हो गया ये, तो 28 ग्राम ने रिएक्ट किया 6 ग्राम ऑफ H2 के साथ, निकालने के लिए 34 ग्राम ऑफ NH3। क्लियर है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या बोला गया है बेटा, कि हमें 50 केजी N2 दे दिया गया है और 10 केजी क्या दे दिया गया है, H2 दे दिया गया है, ठीक है। हाँ, जिसको पहले ग्राम में करना पड़ेगा, और हमें कितना NH3 निकलेगा ये बताना है, ठीक है। तो पहले NH3 कितना निकलेगा, इसको करने से पहले आपको इन दोनों में पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। पता है क्यों बताओ तो, क्यों हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल कौन करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। बिना लिमिटिंग रिएजेंट को जाने अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो आप हक दोगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले आपको क्या करना है बेटा, कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हम पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 50 केजी है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा बेटा ग्राम में। तो क्या करोगे बेटा, 50 इंटू 10⁻³ ग्राम लिख दोगे, क्योंकि केजी को ग्राम में करने के लिए इंटू 1000 करना पड़ता है, तो 10⁻³ हो गया। तो इसका 5 इंटू 10⁻4 लिख दो, ठीक है बेटा, ये लिख दो, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास H2 कितना है बेटा, 1 इंटू 10⁻4 आप ग्राम लिख सकते हो ना, डायरेक्टली लिख दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमने करना क्या है बेटा, अब हम यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नाइट्रोजन और जो आपका हाइड्रोजन है, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, उनमें से किसी भी एक को उठा लो, ठीक है। उनमें से किसी भी एक को उठा लो, जनरली जो ज्यादा है उसको उठाना, ठीक है। उसको उठा लो, उसको उठा के चेक करो कि इतने, अगर 28 ग्राम, जैसे यहाँ पे N2 देखिए बेटा मेरे पास कितना है, N2 मेरे पास गिवन कंडीशन फॉर N2 मेरे पास कितनी है बेटा, वो है मेरा 5 इंटू 10⁻4 ग्राम है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि मेरी गिवन कंडीशन क्या है बेटा, मेरी गिवन कंडीशन में यह है कि 28 ग्राम ऑफ N2 रिक्वायर्स कितना बेटा, 6 ग्राम ऑफ H2। सही बात है, सही, मैं सही लिख रहा हूं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, 5 इंटू 10⁻4 ग्राम ऑफ N2 रिक्वायर्स कितना, ये तो निकाला ना हमने, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल 28, जैसे हमने जो हम लगाते हैं नॉर्मली फॉर्मूला, तो क्या 28/5 इंटू 10⁻4 इक्वल्स टू 6/x कर दिया आपने। यही तो कर रहे हैं हम लोग ना, ये करते जा रहे हैं, सिंपल यही स्टोइचियोमेट्री चल ही रही है कि नहीं। तो उसको फेंक दिया इधर से उधर ना, तो क्या बनेगा बेटा, 28x इक्वल्स टू 6 इंटू 5 इंटू 10⁻4, आपने x इक्वल्स टू क्या 30 हो गया ये बेटा, 30 इंटू 10⁻4 बन गया। नीचे हमारे पास क्या रहा बेटा, 28, आपने इसको काटा तो क्या बनेगा बेटा, ये आपका आना चाहिए बेटा 1.2 बचा है, 0 आया, ठीक है, एक और 0 आ गया तो 7 आएगा, इंटू 10⁻4 आ गया। देखिए मैं करके दिखा दो ना, कोई बात नहीं। 30/28 है, काटा आपने, 15/14 आया, सही बात है। 14 1 जा 14, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 आया, एक और 0 लगाया तो 100 हुआ। एंड 14 7 जा कितना होता है, 91 ना, नहीं 14 7 जा कितना होता है, 98। क्या बात है, 7 आया ना, 14 7 से 98 आया कि नहीं आया। तो मेरे को चाहिए कितना था बेटा, 1.07 ग्राम चाहिए था, बट मेरे पास है कितना, 1 इंटू 10⁻4 ग्राम, मतलब कि जितना चाहिए उससे कम है ना, है कि नहीं। कितना कम है बेटा, 0.07 कम है, 0.07 कम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन गया,
क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया ना आपको। तो H2 जो है बेटा आपका लिमिटिंग रीजन बन चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे जितना तामझाम किया है समझ में आ गया होगा कि ये क्या हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो सॉल्व करने के लिए टेक्निक लगाई है वही टेक्निक लगाई है जो हम लोग कब से लगाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे समझ में आ चुका है कि मेरा जो यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटा वो है क्या बेटा, वो मेरा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। अब अगर ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, अब अगर ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है तो मेरा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो तो लिमिटिंग रिएजेंट ही कंट्रोल करने वाला है। तो मतलब कि यहाँ पे 50 केजी भले ही N2 क्यों ना हो, हमारा 10 केजी H2 ही कंट्रोल करेगा कि कितना हमारा NH3 निकल के आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग करने क्या वाले बेटा, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा कि एज H2 इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, तो आप यहां पे क्या बोल दोगे बेटा, अगर ये H2 आपका लेस अमाउंट पे प्रेजेंट है सो इट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ये क्या है बेटा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। समझ में आ रही है ना बात, ये आपका अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम लोग कहेंगे सर देन फॉर्मेशन ऑफ NH3 विल बी कंट्रोल्ड बाय 10 kg ऑफ H2 ना, 10 kg ऑफ H2। तो चलिए निकालते बेटा 10 kg ऑफ H2 कितना फॉर्म करेगा। तो आपको रिएक्शन याद होगा ना कि 6, सो हम यहां पे क्या लिखेंगे बेटा कि 6 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस किया था बेटा उसने, 34 ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस किया था ना इसने, आपको पीछे याद होगा। तो आपको बताना है अब 10 kg ऑफ H2 प्रोड्यूस कितना, तो आपको करोगे 6/1 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 34/x से ना करोगे, यही होने वाला है रिएक्शन। आप प्लीज देख लीजिएगा पीछे, वही रिएक्शन है सिंपली से मैं बार बार क्यों आपको दिखाऊं है ना। इसके उधर फेंक दीजिए, इसके उधर फेंक दीजिए, आपको x क्या वैल्यू क्या आएगा बेटा 34 इंटू 10⁴ हो जाएगा, नीचे क्या आएगा बेटा 6। आप 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 काटे बेटा 6 5 जा कितना, 6 5 जा 30, बहुत बढ़िया बेटा 6 5 जा 30 हो गया, कितना बेटा 4 बचा हुआ है, तो 6 7 जा 6 जा है ना, 6 जा 36, तो अब क्या बेटा 4 बचा, फिर से 6 ही आएगा ना, तो 56.666 आता रहेगा ना, क्योंकि बार बार 4 4 4 ना 56.6 आपका आ गया। एक मिनट उल्टा कर दिया मैंने, सुना 5.6 आएगा बेटा। ठीक है, 5.66 इंटू 10⁴ आया, ये आपका ग्राम में आया है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 56.6 इंटू 10⁻³ ग्राम लिख दिया, और इसको लिख दिया मैंने 56.6 केजी लिख दूं, क्या चलेगा, क्योंकि चेंज केजी में चेंज कर दिया। ठीक है, हमने ये आंसर निकाल दिया, आपको समझ में आ गया क्या किया है। अब देखना बेटा, ठीक है, आप बुक में आ जाइए। अब बुक में आके अगर आप देखते हो बेटा तो आप इनका आंसर चेक करना बेटा, इनका आंसर आपका कितना आया होगा, इनका आंसर दिखेगा, कहाँ गया बुक का आंसर, कहाँ गया बुक का आंसर, ये देखिए 56.1 kg है ना, 56.1। अब प्लीज आप डरिए मत कि आप बोले सर 56.6 आया हमारा, इनका 56.1 आया। मैं इसका रीजन बता दूं, ध्यान से सुना, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है बेटा, इसका रीजन ये है कि इन्होंने जो यहाँ पे ना बेटा ये जो मोल्स वगैरह निकाला ना बेटा, इन्होंने मोल्स वगैरह निकालने के लिए यहाँ पे 0.86, यहाँ पे एग्जैक्ट ये 2 पॉइंट, ये देखो यहाँ पे जो आपका मास वगैरह ले रहे हैं सब कुछ एग्जैक्टली वो उसी पॉइंट पे ले रहे हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा आपका कम आया है। ठीक है, बट हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में लिया है, हमारे आंसर में कोई भी गलती नहीं है बेटा, तो हमारा आंसर इस तरह से आता है। और प्लीज आप देखिए बेटा इन्होंने क्या किया है, इन लोगों ने पहले यहाँ पर सबका पहले मोल्स निकाला, अगले का भी मोल्स निकाला, फिर उस मोल्स को निकाल के पता किया कि कितना मोल्स कम है, फिर उसके बाद उस मोल को फिर उन्होंने मास में चेंज किया, फिर मास ने चेंज करने के बाद फिर आंसर निकाल रहे। ठीक है, बट हमने क्या किया बेटा, हमें सीधा बोला गया था कि अमाउंट ऑफ आप NH3 बताइए, तो हमें पता है कि अमाउंट ऑफ NH3 मतलब कि हमको केजी या ग्राम में ही निकालना है, तो हमने सीधा इसको आंसर पे सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे आपके लिमिटिंग रिएजेंट को क्या आइडेंटिफाई भी किया, नॉट जस्ट आइडेंटिफिकेशन बेटा, आपने यहां पर इसको कंफर्म भी किया है, और साथ ही साथ आपने यहां पे सॉल्व करके ये भी बताया कि आपका यहां पर जो है जो NH3 है वो कितना फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इसको लिख लेना बेटा, लिख लीजिएगा। क्या बेटा, क्विक रिविजन में देखिए बेटा क्या है, आपके पास N2 है, आपने इसको 3H2 से रिएक्ट करवाया और आपका 2 NH3 आया, या फिर आप सीधा लिख सकते हो N2 + H2 ने दिया हमको NH3, और आप इसको बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, बैलेंस कर लिया, बैलेंस करने के बाद आपने क्या किया बेटा, आपने इसके मासेस लिख दिए, जो मासेस आपके पास है।
ठीक है, मासेस लिख दिया गया है, जो मासेस आपको बनता है वो आपने लिख दिया, ठीक है, आपको निकालना तो आता ही है। अब बोला गया कि 50 केजी आपको N2 दिया गया था और 10 केजी आपको S2 दिया गया था। अब दोनों में लिमिटिंग रीजन कौन से हमको नहीं पता, तो हमने क्या किया बेटा, जो जो मास आपका ज़्यादा था उसको लेकर हमने ये पता लगाया कि अगर 50 केजी मेरे पास N2 है तो 50 केजी को कितना आपका H2 का जरूरत पड़ता है, हमने पहले वो निकाला, ठीक है। तो हमने ये निकाल दिया। जब हमने ये निकाला तो आपको पता लगा कि यहां पर 5 इंटू 10⁴ ग्राम ऑफ N2 को आपका जो H2 रिक्वायर्ड है वो तो 1.07 इंटू 10⁴ की थी, बट हमारे पास था कितना, 1 इंटू 10⁴ था, मतलब कि 0.07 पार्ट उसका कम पड़ा हुआ है वहां पे। तो इसलिए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन गया बेटा, H2 बन गया। अब अगर हमारा H2 यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बन गया है तो अब आप यहां पर समझिए बेटा कि एज H2 इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट सो इट इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट बन गया, ठीक है। तो देन फॉर्मेशन ऑफ NH3 विल बी कंट्रोल्ड बाय 10 kg ऑफ H2, 10 kg ऑफ H2 हमारा बनाने वाला है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने फिर रिएक्शन देखा बेटा, रिएक्शन में हमने ये पाया कि 6 ग्राम 34 ग्राम निकाल रहा था, ठीक है। और हमने अब इसका क्यों देखना स्टार्ट किया, क्योंकि इसके हिसाब से निकालना है ना, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमने क्या किया बेटा, 6 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ NH3, तो हमने क्या किया बेटा 10 kg ऑफ H2 कितना प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया 6 बाई जितना हमारे पास H2 था अपॉन 34 बाई जितना हमारा निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आया बेटा वो NH3 का फॉर्म कंडीशन है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। मैं एनसीईआरटी का वो कॉन्सेप्ट मैं भी नहीं समझा क्यों किया उन्होंने ऐसा, पर और मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है उस चीज़ में ना, एनसीईआरटी की किताब मैं नहीं लिखता, तो इसलिए मैं नहीं बोल सकता आपको। हाँ बोले ना। लास्ट में जो हमारा जो NH3 का जो वैल्यू है वो 56.6 kg है, हाँ और जो हमने निकाला था उसमें ग्राम में आया था, तो मतलब वो H के हिसाब से डिफर करता है कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पहले हमें N का हमें N और H को कंपेयर करके हमें ये देखना है कि H कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, एग्जैक्टली, और जो लिमिटिंग रिएजेंट आपका आइडेंटिफाई हुआ उससे फिर आपन में प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। और मैं जो आंसर यहाँ पे निकाला हूँ केजी में, मैं केजी में क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को जो N2 और H2 था वो भी किस में दिया था, केजी में दिया था, इसलिए मुझे केजी में निकालना पड़ेगा। हमेशा याद रखना ये बात, ठीक है, जिसमें दिया है उसी में निकालना होता है, ठीक है ना। मेरा रिएक्टेंट और रिएक्टेंट सारी की सारी जो कंडीशन है वो केजी में दी गई है ना, तो मेरा प्रोडक्ट भी केजी में ही आना चाहिए, इसलिए वो केजी में किया गया है। एग्जैक्टली बेटा, उसके हिसाब से आपका ये आता, और वो आपका कुछ और आता ना, 56.6 तो नहीं आता, थोड़ा सा ज़्यादा आता क्योंकि ऑब्वियसली 50 kg थोड़ा ज़्यादा है ना, इसलिए तो थोड़ा सा अलग वैल्यू आता, ठीक है। जल्दी लिखिए इसको। कुछ नहीं है वो ऐसे ही, वो बोल रही थी 50 kg अगर यूज़ करेंगे तो अलग आएगा ना, तो अलग ही आएगा ना ऑब्वियसली यार। जल्दी लिखिए। कितना मिनट लग गया इसको समझाने में, 42। लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो प्रोडक्ट का मास कंट्रोल करता है या फिर उसका मोल, सब कुछ, सारा अमाउंट में मोल्स भी आएगा, मास भी आएगा, सब आ जाएगा, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। हमारे रिएक्शन में दो से ज़्यादा वो होंगे रिएक्टेंट्स, तो फिर हम उनको उन तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा। बट कभी 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 ही होंगे, 11 में हो ना। चिंता मत करो बेटा, आप लोग जितना हार्ड सोचते हो उससे उतना हार्ड नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का ये है, हवा है, समझ रहे हो ना। बस डेली पढ़ने का आदत डालो, बस मैं इतना ही कहूँगा, डेली पढ़ने का आदत डालो, साइंस अपने आप ही हो जाएगा, बस डेली पढ़ो।
हो गया? अगला स्लाइड देख लीजिए बेटा। हो गया? समझ में आ गया? ओके चलिए। हो गया? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कंडीशन आपका अब नेक्स्ट टॉपिक लाता है, दैट इज मास परसेंट। ठीक है, तो मास परसेंट जो है बेटा ये एग्जैक्टली वो सेम ही है जो आपने देखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब बेसिकली यहाँ पे जब ये शुरुआत होती है ना बेटा, इसमें ये आता है कि ये आपके कंसंट्रेशन पे थोड़ा फोकस करता है, कंसंट्रेशन पे आ गई है। अब मास परसेंट में वही सेम टू सेम, जैसे सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, आपने ए को वाटर में मिला दिया तो आपका जो सोल्यूशन का मास बनेगा वो क्या बनेगा, 18 + 2 20 ग्राम बन जाएगा ना। और आपको बताना है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट जो आपने मिलाया है। ठीक है, तो उसको उसकी मास कितनी मिलाई थी आपने, 2 ग्राम ना, तो 2 बाई क्या हो जाएगा बेटा ये 20, 2 बाई 20 इंटू 100 तो आपने निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंडीशन बन के आता है। ठीक है, ये 2 बाई 20 इंटू 100 आपने कर दिया तो ये आपका 10% आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। 9th क्लास में ऐसे आपने किया सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर 10 ग्राम सॉल्यूट मिलाया, क्या मिला बेटा, 10 ग्राम सॉल्यूट मिला दिया आपके 50 ग्राम वाटर में, 50 ग्राम वाटर में मिला दिया। ठीक है, अब आपको बोला गया कि ये कितना परसेंट प्रेजेंट है बता दो, तो आप क्या करोगे बेटा, 10 + 50 कर दोगे, इंटू क्या हो जाएगा बेटा 100, है कि नहीं। तो 10 आपने 60 किया, इंटू 100 कर रखा आपने ना, तो 0 से 0 कट गया आपका, आपने काट दिया इसको तो ये 5 आया, ये आपका 3 आया, है कि नहीं। तो कितना आया बेटा, ये 50/3 आ रहा है ना, 50/3% आ गया। आप इसको काटना चाहो तो और काट भी सकते हो, तो क्या बन के आएगा बेटा, अगर आप काट दोगे तो 1, यहाँ पे 2 आया, तो ये आपका 6.67 है ना, 16.67% आपका प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। 16.666 तो 16.67 कर दो उसको, है कि नहीं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये जो है बेटा आपका बनता हुआ ऐसे नजर आता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने मास परसेंट ऑलरेडी पीछे किया है परसेंटेज कॉम्पोजिशन में, तो इसलिए इसको करके कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन। चलिए, मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट आपका कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है बेटा, मोल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको इस क्लास में भी काम आएगा और आपको काम आएगा बेटा ये कहाँ पे, ये आपको काम आएगा बेटा आपके क्लास 12 में बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, चलिए, तो मोल फ्रैक्शन में इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, तो मोल फ्रैक्शन आपका यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि मोल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे दो आपके अलग अलग गैसेस थे। ठीक है, ए गैस और बी गैस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दो अलग अलग गैसेस ले लिया, उसको मिक्स कर दिया, ए प्लस बी गैसेस को आपने मिक्स कर दिया। ठीक है, आप जब इसको मिक्स कर दिए हो तो आपको अब यहाँ पे ये समझना है कि ये जो दोनों गैसेस है ना बेटा, जो आपके यहाँ पे मिक्स हुए हैं, मैंने ये सवाल आपसे किया कि यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन क्या था और बी का मोल फ्रैक्शन क्या था, बताइए। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट Na be number of moles of A, ठीक है, and Nb be number of moles of B कर दिया आपने। ठीक है, तो अब सवाल ये कि मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है बेटा, ए का निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, काई ए, ठीक है, इसको काई बोलते, क्या बोलते बेटा, काई ए इज इक्वल टू होगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इतना ही करना होता है आपको। ठीक है, काई ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जितना प्रेजेंट था अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। हाँ जी बेटा, फंक्शन नहीं है बेटा, ये सिंबल है काई। ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं, ये सिंबल है। ठीक है, केमिस्ट्री में फंक्शन नहीं होते, केमिस्ट्री में सिंबल होते हैं,
फिजिक्स में फंक्शन नहीं होते, फिजिक्स में सिंबल होते हैं, क्या कहाँ से ठीक है। किसका फंक्शन एक होता ही नहीं है, फंक्शन मैथ्स में होंगे ना, बट फिर भी क्या पता अलग अलग क्या काई बी क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस, ठीक है। हमेशा याद रखना काई ए प्लस काई बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, हमेशा 1 के बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर। कैसे करके देख लो ना, काई ए प्लस काई बी कर दो तो क्या है बेटा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, तो क्या है बेटा, एन ए प्लस एन बी बाई एन ए प्लस क्या आएगा एन बी, तो क्या आ गया 1 नहीं आया, आ गया ना। तो हमेशा याद रखना बेटा, कुछ भी चीज भूल जाओ ये मत भूलना, ये भूल गए तो तुमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ समझ में नहीं आएगी। राउल्स लॉ भूल जाओ, ठीक है, ये सब कुछ नहीं समझ, राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। हेनरीज लॉ भूल जाओ, ठीक है। आपको यहां पर अगर ये एक सिंपल सी लाइन अगर आप भूल गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं समझ में आएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर नहीं समझ में आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में नहीं आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं समझ में आएगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में नहीं आएगी, वेंटो फैक्टर नहीं समझ में आएगा। हाय देख लो, एक लाइन से कितना कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं बेटा कि सब कुछ क्या है बेटा, कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। थोड़ा ध्यान में रखना बेटा, थोड़ा ध्यान में रखना इस बात को कि इस लाइन को मत भूलना, काई ए प्लस काई बी क्या होता है बेटा आपका 1 होता है, प्लीज, ठीक है। प्लीज मैं आपसे ना ये विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, ठीक है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि इसको मत भूल जाना, अगर इसको भूल गए तो फिर बाद में फिर रोना मत, ले सर क्या हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, चलिए। अब यहाँ पे अगर कोई सवाल आपको दिया गया है तो वो सवाल आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सिंपल से सवाल होते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन के, है ना। वैसे मोल फ्रैक्शन में कोई सवाल दिया भी नहीं गया है, देखो है ना, इज्जत ही नहीं दे रहे मोल फ्रैक्शन को, जबकि नहीं पर मोल फ्रैक्शन बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर बेटा ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। आई होप मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, चलो मैं खुद ही एक सवाल आपको दे देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जैसे इधर पे एक कंडीशन मैंने आपको दिखाई दी बेटा कि अगर A प्लस बी आपने किया था तो मैंने A का लिया था बेटा आपका 10 मोल्स, ठीक है, और B का लिया था 15 मोल्स। क्या लेता बेटा 15 मोल्स। तो आपके ऊपर सवाल ये है कि आपको बताना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या है। तो आपने जब Na निकालना है तो क्या करोगे बेटा, 10/25 करोगे ना, तो कितना आंसर आ रहा है बेटा 2/5। तो ये आंसर आ गया बेटा। तो आंसर क्या बने बेटा 0 पॉइंट, वैसे मोल फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में रख दो ना। और NB अगर आपने निकालना है तो बेटा कितना होगा 15/25 ना, तो ये 3/5। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो आपको क्या आएगा 1 ही आएगा ना, 2/5 और 3/5 कितना आएगा बेटा 1 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। टाइम देख लेते हैं एक बार, चलो इसका